ठीक है, सो मैं कुछ नेमचेक के बारे में बहुत ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है। और लेट्स सी कि कितनी मदर्स हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफी सारे पेरेंट्स को यहाँ पे नेमचेक के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी, और मैं उस हिसाब से कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी। उसके बाद फिर क्वेश्चंस में देख लेंगे कि कौन कितनी डिटेल्ड और जानना चाहता है, ठीक है। सो मैंने स्टार्ट बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन से लेना है उन लोगों के लिए भी जिनको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि नेमचेक प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। सो आज हम नेमचेक की बात कर लेते हैं। उसके बाद जो ब्रॉडली मुझे कुछ काफी सारी क्वेरीज बायोमेडिसिन के हवाले से भी मिली हैं कि बायोमेडिसिन एक्चुअली है क्या, टेस्टिंग क्या होती है, कैसे डिसाइड करना चाहिए कि नेमचेक ही करें या कुछ और करें। सो ये एक और टॉपिक है, इस पे बात हम फिर दोबारा करेंगे। सो अभी हम पे बात करते हैं। नेमचेक इज अ, यू कैन से नेमचेक इज अ पार्ट ऑफ बायोमेडिकल अप्रोच, ठीक है। और मेरी कोशिश ये है कि हम डिस्कशन ज्यादा उर्दू में करें, ठीक है। मैं इससे पहले एक कर चुकी हूँ, वो मेरा इंग्लिश में था, तो मैं अभी चाह रही हूँ कि हम उर्दू में बात करें। अच्छा, सो नेमचेक प्रोटोकॉल डॉक्टर नेमचेक पैट्रिक हैं अमेरिका में, ठीक है। इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ऑटिज्म और ऑटिज्म लाइक जो हमारे डिलेड डेवलपमेंटल डिलेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए। जैसे कि आप एक क्वेरी थी कि डिलेड डेवलपमेंट के बच्चों के लिए अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि डायग्नोसिस मिला है कि बच्चा सिर्फ डिले है, वो ऑटिस्टिक नहीं है, सो आप यूज कर सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली यू कैन यूज दैट। उसके बाद ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेड हैं या स्पीच प्रॉब्लम्स हैं या उनके साथ और आपको बिहेवियर इश्यूज भी हैं, सब कुछ, तो आप उन सब के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। सो नेमचेक प्रोटोकॉल, सॉरी टू डिस्टर्ब डॉक्टर सना, वो कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि दे आर वेटिंग टू ज्वाइन। ओके, सो शायद आपको उनको yes, thanks for letting me know. जी। जी, okay, so yes, okay, sorry guys, I kept you waiting. Okay, so I welcome other mothers as well, other parents as well. So I was just going to start the नेमचेक introduction. So अच्छा, बीच में अगर मैं फिर इंग्लिश पे आ जाऊँ तो मुझे वो भी याद दिला दीजिएगा प्लीज, कोई भी मदर। आई एम ट्राइंग कि हम उर्दू में बात करें। सो नेमचेक प्रोटोकॉल डॉक्टर पैट्रिक नेमचेक यूएस में है, उनका डिजाइन किया हुआ प्रोटोकॉल है। बेसिकली ये एक डाइटरी मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसमें कोई बहुत खतरनाक किस्म की कोई दवाई नहीं इस्तेमाल होती, ठीक है। 3 बेसिक सप्लीमेंट्स हैं, मैंने अपने पास रखे हुए हैं। ये है फिश ऑयल, ठीक है, ओमेगा 3, ये हम ओमेगा 3 के सोर्स के लिए यूज करते हैं। ये है इन्युलिन, ठीक है, इन्युलिन एक प्रीबायोटिक फाइबर है, ठीक है, 2 चीजें। और तीसरी चीज ये होता है ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये कूक सर्टिफाइड ऑलिव ऑयल होता है, दैट मींस ये सील है इसकी, ये छोटी सी जो सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ये तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें आप यही प्रोडक्ट्स यूज करोगे या आप कोई और यूज कर सकते हो। ये मैं आपको 7 क्वेरीज का भी आंसर करती जा रही हूँ, वो क्वेरीज जो कि बहुत कॉमन है पेरेंट्स की। सो ये रेकमेंडेड ब्रांड्स यूज करना अच्छी बात है, बट अगेन अगर आप अपने फाइनेंशियल बर्डन को थोड़ा सा कम रखना चाहते हो तो फिर आप एटलीस्ट फिश ऑयल यही यूज करो, ठीक है। और इन्युलिन, ऑलिव ऑयल आप चेंज कर सकते हो, कोई और भी ले सकते हो। आपका ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए, ग्लास बॉटल में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी अप्रूव होना चाहिए। 3 चीजें आपको चाहिए। फर्स्ट कोल्ड प्रेस, द फोर्थ इज, सो अगर आपको कोई भी ऑलिव ऑयल जिसमें ये सारी क्वालिटीज है मिलता है तो आप वो यूज कर सकते हो। अगेन ऑलिव ऑयल में जो ऑलिव ऑयल ये है जो डॉक्टर नेमचेक रेकमेंड करते हैं, इसमें फ्राइंग कुकिंग हो सकती है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अगर बहुत पिकी ईटर बच्चे होते हैं जो कि फ्राइड चीजें हमारे ज्यादा खा रहे होते हैं या क्रिस्पी हार्ड, तो ये ऑयल आपको ये हेल्प आउट कर देता है कि आप इसमें जो है फ्राइंग कर सकते हो या कुकिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक इसका बेनिफिट है। अदरवाइज आप कोई भी ऑयल यूज कर लो, ठीक है। डॉक्टर नेमचेक भी अलाउ करते हैं कि आप ऑयल अगर जो आपके लोकेलिटी में अच्छा ऑयल अवेलेबल है आप वो यूज कर लें। अच्छा, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो बिकॉज ये चीजें अब इम्पोर्ट होती हैं, इनको
बार बार इंपोर्ट करना और इन स्टॉक रखना आसान नहीं होता, तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि ऑलिव ऑयल की एक बॉटल आप जरूर लो, बिकॉज रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप बेशक इसको कम यूज करो, ठीक है, इसको आप 2.5 ml 5 ml जितना भी बेसिक यूज करना चाहो यूज कर लो, पर इसको अपनी डाइट का पार्ट बना लो, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आपने एक बार बाई किया, आप कितना मर्जी उसको चलाओ। और फिर बाकी कुकिंग, बाकी यूज के लिए, लाइक बच्चों की रोटी पे लगाने के लिए या डाइट में किसी भी तरह और एज अ ड्रेसिंग ऐड करने के लिए आप वो वाला ऑलिव ऑयल ले सकते हो जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा, और एक बात बता दूं, यूजली जो हमारी ये चीजें हैं, हमारी प्रोडक्ट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, पर हमारा जो ये फिश ऑयल है, हमारे बात का नुकसान नहीं करो, तुम्हारा भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, इनको मारो जान छोड़ा जल्दी से इंग्रेडिएंट होते हैं। ओके, सो म्यूट। सो ये जो फिश ऑयल है, सो ये फिश ऑयल जो है ये एटलीस्ट 3 मंथ्स आपके इससे गुजर सकते हैं, ठीक है। इसी फिश ऑयल के सॉफ्ट जेल्स भी मिलते हैं, सॉफ्ट जेल फॉर्म्स, ये ग्लास बॉटल होती है, सॉफ्ट जेल्स जो हैं वो प्लास्टिक बॉटल में होते हैं। बिल्कुल सेम चीज होती है, कोई फर्क नहीं होता, थोड़ा सा स्ट्रेंथ का फर्क होता है, आपको डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। प्लस जो सॉफ्ट जेल्स हैं वो इजी टू यूज होते हैं, प्लास्टिक बॉटल है तो आपको उसको स्टोर करना आसान होता है। प्लस ये जो लिक्विड बॉटल है ये आपको 3 मंथ्स के अंदर खत्म करनी होती है। अगर बच्चे की एज ज्यादा छोटी है, लाइक 3 years 2 years, और वो अगर डोज भी कम पर है तो फिर ये 3 मंथ्स में खत्म नहीं होती। सो जो सॉफ्ट जेल्स हैं उसमें इस तरह की कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती हैं, ठीक है। सॉफ्ट जेल्स आप बेशक कितने भी मंथ अपने पास रख लो। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड देन ये जो इन्यूलिन है ये आप एक बार बाय करते हो, ये आपकी ऑलमोस्ट 7 to 8 months, यूजली डोज इसकी इतनी कम होती है कि ये इतना टाइम चल जाती है, ठीक है। बच्चे की एज ज्यादा है, डोज ज्यादा है, तो वो एक एक्सेप्शनल बात है, बट अदरवाइज। एंड देन अगेन जो ऑलिव ऑयल है उसका मैंने आपको बताया कि इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना यूज करो। आप 2 months यूज कर लो, 3 months कर लो, 1 month कर लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि अवेलेबिलिटी, कि ये चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी। मैं एक बहुत ब्रीफ सा जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ सप्लीमेंट के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, और उसके बाद देन मैं नेमचेक की जो बैकग्राउंड है कि एक्चुअली वो बॉडी में करता क्या है वो आपको बताऊंगी। सो ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टोर पर भी मिल जाती हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स जो हैं मेरे पास भी होती हैं। अगर आपका कोई यूएस से कोई रिलेटिव आ रहा है, आप उसको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए ये प्रोडक्ट्स अरेंज कर दे। और ये सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। जो भी बंदा सक्सेसफुली नेमचेक प्रोटोकॉल कर रहा हो, आप हमेशा अपने पास एक सेट, अगर आपके बच्चे को सूट कर रहा है तो एक सेट स्पेयर में रखो, ठीक है। आमतौर पे जिन लोगों को ये सूट कर रहा होता है और फिर अगर फौरन से आपका स्टॉक हो जाता है तो फिर आप परेशान हो जाते हो। सो ये तो कुछ बातें हो गई इन चीजों के बारे में, ठीक है। अब आ जाते हैं कि एक्चुअली नेमचेक प्रोटोकॉल करता क्या है, ठीक है। और ऑटिज्म या ऑटिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए, या डेवलपमेंटली डिलेड जो बच्चे हैं उनको ये हेल्प आउट कैसे करता है। सो डॉक्टर नेमचेक ये कहते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों में जो उनकी गट है उसमें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और वो गट जो है उसमें पोर्स बन जाते हैं जिसे हम लीकी गट कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ किस वजह से हुई, उसके अलग कॉजेस हैं। अगर मैं उन कॉजेस पे बात करूं तो हम स्टार्ट लेंगे कि सबसे पहले मदर, ठीक है। प्रेगनेंसी में मदर को एंटीबायोटिक्स मिली हों, वैक्सीनेशंस, और उसके अलावा स्ट्रेस, ठीक है। ये सारी चीजें और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। सो मदर से ट्रांसफर होंगे बैड बैक्टीरिया बच्चे में, ठीक है। और या फिर उसके बाद अगेन उस बच्चे में खुद, लाइक जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसकी गट बिल्कुल क्लीन होती है, उसमें उसका कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता। सो अब वो उसकी बर्थ के बाद हमारी फिर अगेन वैक्सीनेशंस, हमारी एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, एंड देन
आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं, अगर बच्चे को कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, कोई भी इशू हुआ, मेजॉरिटी, एंड देन अगर आपका सिजेरियन है तो भी बच्चों को एंटीबायोटिक्स अब काफी मदर को मिली होती हैं और वो ट्रांसफर हो चुकी होती हैं बच्चों में। सो ये वो सारे कॉजेज हैं कि इनकी वजह से, और जेनेटिक्स भी हो सकती है। जो बच्चे हैं उनकी बाय बर्थ जो गट फ्लोरा है, गट फ्लोरा कहते हैं, जो उनका मेकअप है, गुड एंड बैड बैक्टीरिया का बैलेंस, वो डिस्टर्ब्ड होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसीलिए बर्थ के फौरन बाद सिम्टम्स शो करना शुरू कर देते हैं। मुझे एक सेकंड दें प्लीज, मुझे चूज करने दें कि सारे पार्टिसिपेंट्स म्यूट कैसे ज्वाइन करेंगे। ओके, सो बच्चों का जो है बैक्टीरियल बैलेंस डिस्टर्ब है, कुछ फॉरन बर्थ के बाद भी जो है वो सिम्टम्स शो करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम गुजरने के साथ साथ, क्योंकि एडिशनल अब आपकी एनवायरनमेंट, आपकी डाइट और फैक्टर्स बच्चे को इफेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो वो उस तरह उनके फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि जो बैड बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, और वो केमिकल्स ब्रेन तक ट्रेवल करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं गट ब्रेन कनेक्शन। सो साइंटिफिकली हमारी गट, हमारी जो आंतें हैं वो कनेक्टेड हैं हमारे ब्रेन के साथ, ठीक है, ये इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। सो ये केमिकल्स जिसमें ये केमिकल्स, ये टॉक्सिन्स, जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे ब्रेन तक ट्रेवल करती हैं और ब्रेन में इन्फ्लेमेशन करती हैं। ऑब्वियसली ये हमारी आंतों में भी जो लोकल एनवायरनमेंट है उसको भी खराब करती हैं, और देन ये ब्रेन को भी वहां पे इन्फ्लेमेशन करती हैं। इन्फ्लेमेशन को क्या कह सकते हैं? इन्फ्लेमेशन एक टर्मिनोलॉजी है। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल जब आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कुछ हुआ, सो आपको बुखार हो जाता है, आपकी बॉडी जो आपको जाहिर में नजर आएगा वो बुखार है। सो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में गया और उसके बाद उसने आपकी केमिस्ट्री बॉडी की चेंज की, उसने टॉक्सिन प्रोड्यूस करने शुरू किए, बॉडी ने उसको आइडेंटिफाई किया और बॉडी ने उससे फाइट करने की कोशिश की, ठीक है। सो बॉडी में जिस जगह ये सब कुछ हो रहा होता है, उस जगह वो जो केमिकल रिलीज होते हैं वो सब कुछ हम कहते हैं कि वहां इन्फ्लेमेशन चल रही है। अगर आप बज़ाहिर बात करो तो एक छोटी सी एग्जांपल है इन्फ्लेमेशन की, लाइक अगर हमें कोई चोट लगती है हमारी स्किन के ऊपर भी, तो वहां रेडनेस हो जाती है, जो हमारे हीलिंग होती है वो भी एक काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन है। सो इस तरह हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को आप सोजिश ले लें या जख्म ले लें, ठीक है, तो ये सब हमारी बॉडी में चल रहा होता है, केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं उस बैक्टीरिया, उस टॉक्सिन के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है, और वो उस बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन चल रही है जो कि आपकी गट से आ रही है, सही। सो ये उनका बैकग्राउंड है, और वो ये कहते हैं कि जो बैड बैक्टीरिया है ये आपका प्रोपियोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सो प्रोपियोनिक एसिड एक्चुअली वो केमिकल है जिसका डॉक्टर नेमचेक कहते हैं कि ये बच्चे को लॉस्ट, फॉगी, हाइपर एक्टिव या इंटॉक्सिकेटेड कर देता है। ये इस तरह का है जैसे कोई भी बंदा अगर नशा कर रहा होता है, और जो जिस भी चीज से वो नशा कर रहा है तो वो उसको उस कंडीशन में रखती है, लॉस्ट और एक मगन, एक इस ऐसी स्टेट में। सो प्रोपियोनिक एसिड वो चीज है जो ऑटिस्टिक बच्चों को या जिनके भी डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उनको सो प्रोपियोनिक एसिड की बात हो रही है। ये इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करता है, बच्चे को इंटॉक्सिकेटेड रखता है, डैमेज स्टार्ट कर देता है बॉडी में, ठीक है। और डॉक्टर नेमचेक को कहते हैं कि जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोपियोनिक एसिड को बॉडी में वापस नॉर्मल लेवल पर लेकर आता है, ठीक है। ये बैकग्राउंड है। अब मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, जिन लोगों का मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है उनको ये बात समझना है, बट इवन देन आई वांट कि आपको ये चीजें जो डॉक्टर नेमचेक ने अपनी बुक में मेंशन की हुई हैं, इनको आप सुन जरूर लो, आपको पता हो इन चीजों के बारे में कि एक्चुअली नेमचेक प्रोटोकॉल बॉडी में कर क्या रहा है, ठीक है। सो और इसके बारे में क्या है, हाँ, नेमचेक प्रोटोकॉल के बारे में कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि जी अवेकनिंग पीरियड के बारे में, ठीक है, कि अवेकनिंग पीरियड जिन्होंने पढ़ा है उन्हें मालूम होगा कि जब आप प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हो तो लाइक 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए आपके बच्चे के बिहेवियर इम्प्रूवमेंट भी होगी, बट साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि उसके बिहेवियर खराब भी हो, लाइक बच्चा हाइपर एक्टिव ज्यादा हो सकता है, ठीक है, और
हाइपर एक्टिव ज्यादा हो सकता है, सेंसरी प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं, उसके स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, उसके मे भी बच्चा थोड़ा सा वायलेंट भी हो जाए आपका। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही होती है कि जैसे ही प्रोटोकॉल काम करना स्टार्ट करता है तो जो प्रोपियोनिक एसिड है जैसे ही वो बॉडी में डाउन होना शुरू होता है तो वो बच्चा आपका अलर्ट होता है। एक्चुअली आपकी बच्चे की सिचुएशन ऐसी ही हो जाती है जैसे आप किसी ऐसे आदमी को जो कि नशा करता है उसका आप नशा रोक लो, ठीक है। सो 2-3 हफ्ते के लिए उसकी बॉडी में वो चेंजेस हो रही होती हैं, वो एडजस्ट करने के लिए बच्चे की जो बॉडी है उसे आदत है, प्रोपियोनिक एसिड ने उसको मगन रखा हुआ है अपनी नशे में। सो वो जैसे ही डाउन होना शुरू होगा वो बच्चा अलर्ट होगा। मैंने खुद पर्सनली भी ये देखा है, बहुत बार लोगों को ये फील हो रहा होता है कि बच्चा आपका ज्यादा अलर्ट हो जाता है, वो ज्यादा एक्टिव हो रहा होता है, पर पेरेंट्स को ये लगता है कि ये हाइपर एक्टिव हो गया है या ये बदतमीज हो रहा है या तो ये पहले हम इससे ये चीज छुपा लेते थे, ये कुछ नहीं कहता था, अब ये जिद करने लगा है। सो एक्चुअली वो जिद नहीं होती। द थिंग इज कि पहले आप बच्चे से वो चीजें छुपा लिया करते थे और उस बच्चे को ये पता ही नहीं था कि मुझसे कोई चीज छुपा ली गई। वो इतना एक्टिव, इतना अलर्ट ही नहीं था अपनी सराउंडिंग में, उसे इतना मालूम ही नहीं था। सो अब प्रोटोकॉल ने आपके काम करना शुरू किया तो अब वो बच्चे को पता चल गया कि आपने एक चीज छुपाई है, उसके साथ गलत हो रहा है, एंड देन वो आपसे फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि मुझे ये चीज वापस चाहिए। सो जो पेरेंट्स इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, मुझे भी शुरू में बहुत से अच्छे गेम्स की भी समझ नहीं आती थी। सो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है हमारे लिए बहुत बार ये आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली ये पॉजिटिव गेन है या नेगेटिव गेन है, ठीक है। सो ये जो अवेकनिंग पीरियड है ये हर किसी में नहीं भी आता, ठीक है। जिनमें आता है, कुछ लोगों का ये भी होता है कि उनको पॉजिटिव गेन्स बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत ज्यादा मिलते हैं, सो वो बॉदर नहीं कर रहे होते बाकी चीजों के लिए। अब बहुत कम पेरेंट्स हैं, लाइक जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, 10 में से एक बच्चा ऐसा है जिसके हाइपर एक्टिविटी सेंसरीज इतने ज्यादा हो चुके होते हैं कि वो पेरेंट्स जो हैं वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे होते प्रोटोकॉल। उनको लग रहा होता है कि नई चीजें सही नहीं चल रही। सो ये कॉमनली तो लोगों को गेम्स इतने अच्छे मिल रहे होते हैं कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्टे करते हैं, वो शेयर जरूर करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स लग रही हैं, और हाँ 2-3 हफ्ते के बाद ये आपका कंट्रोल भी हो जाता है सारा कुछ, ठीक है। हाँ, जो पॉजिटिव गेन्स होते हैं वो जो फौरन से आपको मालूम होते हैं, अगर आपके बच्चे को नमचेक सूट कर गया, ठीक है, उसकी डोज अच्छी एडजस्ट हो गई, तो जो पॉजिटिव गेन्स आपको मिलते हैं, आई कांटेक्ट में इंप्रूवमेंट आपको नजर आती है, आपको बच्चे का नेम रिस्पॉन्स जल्दी पता चलता है, लाइक विद इन अ वीक तो पेरेंट्स बता देते हैं जिनको सूट करता है। सो नेम रिस्पॉन्स अपनी। काइंडली आप मुझे ये प्रोडक्ट्स के बारे में दोबारा बता दीजिएगा क्योंकि उस वक्त मेरी कॉल म्यूट थी। ओके, और जब मैंने सादिया, आई एम रिकॉर्डिंग दिस, सो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो अगर हमारे पास टाइम दोबारा बचता है तो मैं दोबारा भी कर दूंगी है, ठीक है, ठीक है। सो अवेकनिंग पीरियड की बात हो गई, पॉजिटिव गेन्स की बात हो रही थी। बहुत से लोगों को सडनली स्पीच में भी गेन्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग माय ओन सेल्फ। मुझे भी विद इन few weeks हम एक फर्स्ट वर्ड पर आ गए थे, एंड देन few months हम फंक्शनल लैंग्वेज इन अ सेंस कि हम फ्रेजेस पर आ गए थे। और नॉट माय ओन सेल्फ, और भी पेरेंट्स हैं मेरे साथ जो अब काफी टाइम से इस प्रोटोकॉल पे हैं और उनको भी इस तरह के पॉजिटिव गेन्स कॉमनली मिल रहे हैं, ठीक है। सो एक चीज और बता दूं, बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं, आई एम रिलेटेड टू बायोमेडिसिन, आई एम अ डॉक्टर। आपके सामने मैं एक डॉक्टर के तौर पे भी हूँ और एक पेरेंट के तौर पर भी हूँ, ठीक है। सो मेरा डिस्कशन ज्यादा आपके साथ एज अ पेरेंट ही है। तो जो भी चीजें आपको मैं इतने सारे लोगों के सामने जो मैं आपको शेयर करूंगी, उसमें ज्यादातर एक्सपीरियंस मेरा अपना अकेले का नहीं होगा, उस मेजॉरिटी ग्रुप की बात करूंगी जो ओवर 2.5 years मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जिनको मैं बहुत क्लोजली देख रही हूँ, ठीक है। सो ये उन लोगों के मेजॉरिटी लोगों के एक्सपीरियंसेस होंगे जो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने नोट्स में और क्या लिखा हुआ है। हाँ, स्किमिंग भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है प्रोटोकॉल स्टार्ट में, और वही है 2-3 वीक्स में ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी कि अगर नहीं होती हैं चीजें नॉर्मलाइज, ये सारा कुछ अवेकनिंग पीरियड, तो फिर क्या करना चाहिए। अगर तो ये आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, ठीक है, तो उसमें फिर क्या किया जाता है कि या तो आप इनकी डोज जो है वो
लो कर देते हो, लो डोज पे आप आ जाते हो जिसपे इजीली बच्चा आपका एडजस्ट कर जाए। उसके बाद दूसरा ये भी होता है कि डॉक्टर नेमचेक रिफैक्सिमिन एक एंटीबायोटिक है, उसका कोर्स भी सजेस्ट करते हैं। उसकी कंडीशंस हैं काफी सारी कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको रिफैक्सिमिन का कोर्स कर लेना चाहिए और उसके बाद आपको इन प्रोडक्ट्स पे आना चाहिए। स्पेशली जो 10 इयर्स प्लस बच्चे हैं उनका वो यही कहते हैं कि आपको रिफैक्सिमिन करके और उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, अब नेमचेक से हो क्या रहा है? नेमचेक से ये हो रहा है कि हम ओमेगा 3 हम सप्लीमेंट के थ्रू बॉडी में एंटर कर रहे हैं। ओमेगा 3 डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और आपके ब्रेन में ओमेगा 3 न्यू न्यूरॉन्स की जनरेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, सो आपके ब्रेन में न्यू पाथवेज बनते हैं। ठीक है, आपके ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन की वजह से डेड न्यूरॉन्स, जो डेड माइक्रोग्लिया हैं, वो वहीं पे पड़े रहते हैं और जिस जगह पे वो पड़े होते हैं वहां के ब्रेन फंक्शन को वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, वो खुद से खत्म नहीं होते। सो ओमेगा 3 के बारे में कहा जाता है कि वो डेड न्यूरॉन्स को भी वहां से साफ करता है एंड देन वो न्यू न्यूरोनल जनरेशन वहां पे स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अलॉन्ग विद इंट्रोड्यूसिंग ओमेगा 3 इन योर प्रोटोकॉल, ये बहुत जरूरी है कि आप ओमेगा 6 जो है वो अवॉइड करें। ठीक है, ओमेगा 6 हमारे जो कॉमन वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसमें है। सो नेमचेक प्रोटोकॉल करते हुए ये बेहतर है कि आप जो भी हमारे ऑर्डिनरी ऑयल्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है, और इसमें कौन से सोर्सेज हैं, मार्जरीन है, सोय रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सोयाबीन एंड सोयाबीन ऑयल। ठीक है, इन ऑयल्स को आप अवॉइड करो। तो हमारे पास फिर ऑप्शन जो बचते हैं वो इजीली कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है एंड देन अगेन ऑलिव ऑयल, देसी घी है। आप देसी घी यूज कर सकते हो। मैंने पर्सनली खुद भी ये करके देखा था। बिफोर स्टार्टिंग नेमचेक प्रोटोकॉल मैंने जो है, जब तक मैं नेमचेक के बारे में पढ़ रही थी उससे पहले मैंने ये चेंजेस कर ली थी। इसमें एक और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जंक और हाई कार्ब जो फूड्स होते हैं, प्रोसेस फूड जो फूड्स हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। आप इन चीजों को जितना ज्यादा टाइमली अवॉइड कर लेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा प्रोटोकॉल। बिकॉज देखो, अगर आप ये जो मैंने बता दिया कि ओमेगा 6 हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ओमेगा 6 जो वेजिटेबल ऑयल्स में है, प्रोसेस फूड्स में है, ये इन्फ्लेमेशन अगेन बढ़ाएगा। सो हम इस प्रोटोकॉल के थ्रू हेल्प कर रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन किसी भी तरह हमारी बॉडी से डाउन हो। ठीक है, सो अगर आप वो आइटम्स डाइट में लेते रहोगे जो इन्फ्लेमेटरी हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं, तो लाइक शुगर्स हैं, प्रोसेस फूड्स हैं, जंक है, वेजिटेबल ऑयल्स, तो क्या है कि आप एक तरफ से तो सप्लीमेंट ऐड कर रहे हो और दूसरी तरफ से आप उसका सोर्स खत्म नहीं कर रहे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करो। सो मैंने शुरू में डाइट अपनी 1 महीना हो चुका था जब मैंने डाइट में ये चेंजेस कर ली थी, और मैं पेरेंट्स को भी ये सजेस्ट करती हूँ कि आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस थिंग कि अगर आप अपनी डाइट को 1 महीना क्लीन करके, क्लीन का मतलब यही है कि आप ग्लूटेन के सीन तो अभी छोड़ो, आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये कर लो कि जंक, शुगर्स और प्रोसेस फूड्स ये सब भी निकाल लो, और उसके बाद आप, और ये जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं इनको निकाल लो। सो उसके बाद आप नेमचेक जब ऐड करते हो तो उन लोगों को नेमचेक मिरेकल की तरह सूट करता है। उसकी रीजन ये है कि आपने बॉडी को पहले ही फंक्शनल स्टेट में लेकर आ गए। सो आपने उन चीजों का इनटेक खत्म कर दिया जो आपकी बॉडी में और ज्यादा चीजों को वर्स कर रही हैं। ठीक है, सो उधर से आपने सप्लीमेंट ऐड करने शुरू किए तो वो बहुत अच्छा सूट करेगा बच्चे को, आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। एक चीज, सिर्फ सप्लीमेंट ऐड करना हमारा पर्पस नहीं होता अनलेस आप बच्चे के साथ और उसकी डाइट पे और चीजों पे काम ना करो, बिकॉज हमने दोनों तरफ से देखना है, हमने फर्दर डैमेज को रोकना भी है एंड देन हमने हील अप करनी है बॉडी। हील अप करने में आपको सप्लीमेंट ऐड करेंगे, बट अगर आप फर्दर डैमेज को नहीं रोकोगे तो वो आपको आपके लिए फिर एक बहुत लॉन्ग जर्नी बन जाएगी। जस्ट अ मिनट प्लीज। उसके बाद ओके, और क्या चीजें हैं इम्पोर्टेंट नेमचेक के बारे में? आई एम ट्राइंग टू वाइंड अप फास्ट ताकि मैं फिर आप लोगों के क्वेश्चन ज्यादा ले सकूं। और इसमें क्या, हाँ, एक क्वेश्चन मुझे था साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट में जो एज सच साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बट जो कॉमन फीचर्स देखने में, कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं, वो ये होता है कि कॉमन कंप्लेंट्स में ये होता है कि जो फिश ऑयल है, अगर उसकी आपने डोज प्रॉपर एडजस्ट नहीं की, कोई बच्चे जो जिनकी गट डैमेज्ड है, सिवियरिटी पे हैं, उनको उससे डायरिया हो जाता है। सो आई ट्राई माय बेस्ट कि जैसे डॉक्टर नेमचेक की एक
डोजेज चार्ट है, सो मेरी ये कोशिश होती है कि हम उस डोज चार्ट पे जो डोजेज मेंशन उससे थोड़े से लो से स्टार्ट करें। सो ऑलवेज जो रेकमेंडेड डोजेज है उससे थोड़े से कम से स्टार्ट कर लें, ताकि आप आहिस्ता से बढ़ा लो, आपको मालूम हो कि आपका बच्चा किस डोज पे परफेक्टली जो है परफेक्ट काम कर रहा है। तो एक ये है। फिश ऑयल का एक और होता है कि जिन बच्चों को एक्जिमा वगैरह की प्रॉब्लम है या एजमा है या स्किन रैशेस की प्रॉब्लम है, सो उनकी बॉडी में ऑलरेडी हिस्टामीन लेवल बहुत ज्यादा होते हैं। सो वो क्या होता है कि उन बच्चों को ये ओमेगा 3 की वजह से नहीं होता कि आपको देने के बाद रैश बन जाए, एक्चुअली वो उनकी बॉडी में ऑलरेडी हिस्टामीन ज्यादा होता है उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से। सो इस सिचुएशन में ये होता है कि अगेन वही है, डोज आप अपनी इतनी रखो जिसपे आपको वो ट्रिगर ना करे, एंड देन अगर आप ले रहे हो और ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो फिर आप उसके साथ एक एंटाहिस्टामिन भी ऐड कर सकते हो फॉर फ्यू वीक्स मे बी, ठीक है। सो ये कर सकते हैं। एंड देन ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल का भी ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट कभी कभार लोग किसी डोज पे कह देते हैं कि हमें डायरिया लगा, लाइक वो भी 1 in 10 किड्स। सो वो उसका भी यही होता है कि आप बहुत लो डोज पे दे लो जितना आपका बच्चा इजीली टॉलरेट करता है। ये चीजें हैं बट ये बहुत कम है, बट आई स्टिल वांट कि मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद इन्युलिन के बारे में मिसकॉन्सेप्शन है कि इन्युलिन जो है वो कैंडिडा ओवरग्रोथ या यीस्ट ओवरग्रोथ करवाता है। सो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, डॉक्टर नेमचेक ये कहते हैं। और अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछें तो मेरा तरीका ये होता है कि हम नेमचेक स्टार्ट करने से पहले भी आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं एक बार पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री ले लूं, मैं उसका सारा रूल आउट कर लूं कि एक्चुअली उसकी गट की सिचुएशन क्या है, क्या वाकई बहुत ज्यादा यीस्ट ओवरग्रोथ के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, क्या वो बच्चा इतना सिवियरली कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है कि वो प्रोटोकॉल स्टार्ट करने के बाद उसे फायदा ही ना हो, लाइक वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो कॉन्स्टिपेटेड रहे। सो इस तरह की चीजों को करके आप क्या कर सकते हो, पहले उन चीजों को उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर लो, आप उसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीज करा दो आप, और कुछ और लाइक बहुत ज्यादा स्किन एलर्जीज हैं कुछ, तो आप थोड़ा सा काम कर लो और उसके बाद फिर आप प्रोटोकॉल स्टार्ट करवा दो, और अगेन वही के लो डोज पे स्टार्ट करवा दें, ठीक है। मीन टाइम आप नेमचेक करो, आप किसी अंडर सुपरविजन करो, किसी के साथ, लाइक मैं भी हूँ, आई प्रोवाइड सुपरविजन, सो आप डिस्कस कर सकते हो। मेरा ग्रुप भी है, आज मैंने अपने ग्रुप के लिए ही ज्यादा ये मीटिंग रखी थी, तो उसमें क्या है कि आप वहां डिस्कस कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम अगर आ रही है तो इस फेज पे हमें क्या करना चाहिए, हमें डोज अपनी कब बढ़ानी चाहिए, और क्या ये कैंडिडा ओवरग्रोथ के साइन सिम्टम्स हैं या नहीं, किस जगह पे। आई बिलीव कि शायद 50% कम्युनिटी हमारी ऐसी है कि जिनको शायद एक एट पॉइंट ऑफ टाइम पे नेमचेक को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। आई एग्री विद दिस। सो ये नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोटोकॉल बस ले लिया जो मर्जी हो रहा है बच्चे के साथ आपने करते ना, नो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपके बच्चे को ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा तो आपको कोई ऐसे अच्छे गेन्स नहीं आ रहे, सो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उस पर जा सकते हो। और एक मैंने ग्रुप में बात कही थी कि 1 साल के बारे में मैंने बात की थी, मुझे क्वेश्चन था कि व्हाई डिड आई से कि एटलीस्ट 1 साल प्रोटोकॉल करने के बाद आप चेंज कर लें। उसमें अगेन यही है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद प्रोटोकॉल के इतने अच्छे इफेक्ट्स नहीं नजर आते। हो सकता है कि ये सबके साथ ना होता हो या मेजॉरिटी के साथ, बट मैंने ये जो है बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। सो फिर हम ये करते हैं कि लाइक पेशेंट के साथ इन टच हैं, नजर रखते हैं कि ठीक है, अब जो हम मैक्सिमम गेन्स, लाइक माय एम इज के जो नेमचेक प्रोटोकॉल है ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके लिए आपको कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती, इसके लिए आपको कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, ग्रुप्स हैं, मैं हूं या और लोग जो पेरेंट्स यूज कर रहे हैं सक्सेसफुली, उनसे आप डिस्कस कर लो। जस्ट आपके थोड़े बहुत प्रॉब्लम, वो बहुत जरूरी है, उसकी रीजन ये है कि आप खुद से बहुत बार एक न्यू पेरेंट अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन नहीं ले पाता। नेमचेक के साथ एक बहुत कॉमन चीज है डोजेस के साथ अप एंड डाउन करना, दिस इज द कॉमन थिंग जिसकी वजह से लोग सक्सेसफुली ये नहीं कर पाते। होता क्या है कि आपने नेमचेक स्टार्ट किया, बहुत से लोगों को मिराक्युलस रिजल्ट मिलते हैं, वो इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो विद इन डेज डोजेज डबल कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप डोजेज डबल कर देते हो, बिकॉज आपको विद इन डेज नहीं करनी होती, आपको वेट करना होता है। सो जब आप अननेसेसरी डोजेज आप कर देते हो तो उसके बाद वो आपके बच्चों को सूट नहीं करता या बच्चा उससे रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और देन वो बच्चा सेट नहीं होता। सो क्योंकि पेरेंट्स ने एक बार वो इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे हुए होते हैं तो उनकी कोशिश अब ये होती है कि बस अब हम किसी भी तरह वापस ये प्रोटोकॉल कंटिन्यू कर लें, और वो नहीं कर पा रहे होते।
सो पेशेंटली काम करना, डाइट को भी चेंज करना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको साथ चाहिए होती हैं अलॉन्ग विद योर थेरेपिस्ट, बिकॉज आप हीलिंग कर रहे हो सॉरी आप हीलिंग कर रहे हो, बच्चे की आपकी मेंटल एज अब पीछे है, ठीक है। सो हमने उसको सिखाना भी है, आपके प्रोटोकॉल ने आपको हेल्प करना है आपके बच्चे की रिसेप्टिव, उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड देन उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज एक नॉर्मल बच्चे की तरह होनी शुरू हो जाती हैं स्लोली ग्रेजुअली। जैसे एक नॉर्मल बच्चा नॉर्मल पेस पे सीखता है, अपनी एनवायरनमेंट से सुन के सीखता है, पर क्योंकि हमारे बच्चे पीछे रह गए होते हैं तो हमें एक थेरेपिस्ट या एक सपोर्ट, एक हेल्प चाहिए होती है जो आपको ये बता सके कि क्या चीजें हैं जो एक्चुअली अब आपके बच्चों को अपने सिखानी भी है। प्रोटोकॉल से क्या फायदा होगा कि वो चीजें जल्दी जल्दी करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। क्वेश्चंस की तरफ मैं आती हूँ और कुछ साइड इफेक्ट्स में, लेट मी जस्ट चेक। डोजेज में उस पर इतनी बात नहीं करी, आई गेस कि मुझे लगता है हमारा सेशन भी खत्म होने में रहते हैं 4 मिनट्स। सो लेट मी डू वन थिंग कि आई थिंक कि मुझे जो है वो दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो आई विल शेयर माय लिंक अगेन in my group and the 2 groups 24/7 autism and Karachi autism group, मैं वहां दोबारा शेयर कर देती हूँ और उसके बाद में आपकी क्वेरीज ले लेती हूँ पेरेंट्स की 1 by 1। आपने यहाँ पे आके वो जो रेज हैंड का ऑप्शन है प्लीज वो करिएगा। सो लेट्स टेक योर क्वेरीज, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि बहुत से लोगों को नेमचेक का काफी सारा के बारे में इंफॉर्मेशन है, बट द थिंग इज के कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। सो ठीक है, सो मैं ये डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। आई एम सेंडिंग यू अनदर इन्विटेशन इन अ मिनट, ओके।